बच्चों, हाँ जी, डायरेक्ट एक्सेस को पकड़ना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। इतना बड़ा सिलेबस है और सर ऐसी चीज बता दो जिसके अंदर में मोटे-मोटे तौर पे सब कुछ आ जाए अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो जितने भी सीए फाइनल, सीएमए फाइनल वाले बच्चे हैं जिनका अपकमिंग दिसंबर या जनवरी में एग्जाम आने वाला है, ये है आपका डीटी का एबीसी एनालिसिस और इतने टॉपिक आपने करने चाहिए। इसमें मैंने वो टॉपिक भी कवर किए हैं जिसमें अमेंडमेंट्स आए हैं और सारी चीजें, राइट? ध्यान से सुनिएगा, एबीसी एनालिसिस। अब ये है सबसे पहले टॉपिक ए। टॉपिक ए वो कैटेगरी है जो आपको सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा यही कवर किया जाता है सीए फाइनल, सीएमए फाइनल में। उसमें से भी जो जो रेलेवेंट है प्लीज ध्यान से सुन लेना। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं मेरे टेलीग्राम पे भी अपलोड करने वाला हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस, और जहां जहां पे मैं अमेंडमेंट का रेफरेंस दूंगा वो अमेंडमेंट वीडियो के भी रेफरेंस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक्स। बेसिक्स के अंदर में आपको ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम दोनों के टैक्सेशन पढ़ करके जानी है। 115 BAA पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसके ऊपर फाइनल लेवल्स पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स क्योंकि वहां पे चेंज हुआ है। यस, आप सभी को फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है 2024 वाला, ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। यस और नो। पीजीपीपी के अंदर में क्या पढ़ना है? सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, 35 साइंटिफिक रिसर्च पे क्वेश्चन आता है, 35 एडी एग्जामिनर का फेवरेट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आया है। 43 बी रिसेंट टाइम्स में बहुत फेवरेट चल रहा है, हर टोटल इनकम के क्वेश्चन में इसका एडजस्टमेंट है ही है। 44 एडी 44 एई ये दोनों के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन फाइनल लेवल्स पे आते हैं, तो इतना कर लेना। फिर आता है केस लॉ। पीजीपीपी के अंदर में जो केस लॉ है, मैंने ऑलरेडी जुडिशियल अपडेट्स भी डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये पूरे केस लॉ देख करके चल जाओ, मुझे लगता है पीजीपीपी में इस बार केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आता है आपका 48 टू 48(3) दैट इज रिलेटेड पार्टी पेमेंट, कैश पेमेंट। इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको पूछी जा सकती है। एंड वो जो सेक्शन 28 में आया ना, बेनिफिट एंड परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसका एडजस्टमेंट मुझे लगता है आ सकता है। तो ये था पीजीबीपी। अब आते हैं कैपिटल गेन। देखो, फाइनल लेवल्स पे कैपिटल गेन एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक होता है। यस और नो? कौन कौन सा इसमें भी एक्सैक्टली हमें पढ़ के जाना है सर? तो सर टेंशन मत लो, पहला आपको स्लम सेल पढ़ के जाना है। क्या आप जानते हैं कैपिटल गेन में आज तक के सीए फाइनल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्लम सेल के ऊपर आए, इंक्लूडिंग सीएमए फाइनल में भी। दूसरा, फॉरफीचर ऑफ एडवांस। फॉरफीचर ऑफ एडवांस के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं स्लम सेल के बाद। तीसरा आता है आपका 112A। 112A को तो तुम्हें को एनआर के साथ मिक्स करके भी पूछा जा सकता है, तो उसको मत छोड़ना। एग्जाम्पशन के मामले में तीन चीज पढ़ के जाना, 54 का एग्जाम्पशन अलॉन्ग विद ऑल द केस लॉस। 54 इसी में अमेंडमेंट आया है हुडको के बॉन्ड का, तो वो आ सकता है आपको। एंड तीसरा आपका 54F पढ़ के जाना। 54F में केस लॉस भी सारे पढ़ के जाना, यही पार्ट आता है। एंड नेक्स्ट आता है पार्टनर रिटायरमेंट। रिसेंट टाइम पे 45 सबसेक्शन 4 के अंदर में रीड विद सेक्शन 9B जो अमेंडमेंट्स आए थे उसके ऊपर क्वेश्चन आने बाकी है, तो मुझे हिसाब से वो एक बार पढ़ के जाना। और लास्ट ईयर में ही आपके पार्टनर्स रेम्यूनरेशन की लिमिट भी चेंज हुई है, तो हो सकता है आप एक पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका पहला ही टोटल इनकम पार्टनरशिप एंड इसके रिटायरमेंट को लेकर के आ जाए, तो ये एक क्वेश्चन आप करके जाना। हम लोगों ने फास्ट ट्रैक के अंदर में भी इस पे क्वेश्चन किए, रेगुलर बैच पे भी इसके अंदर में क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, ट्रांसफर प्राइसिंग एक मैंडेटरी चीज है जो आती है पेपर के अंदर में। और आप सभी जानते होंगे कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में रिसेंटली सेफ हार्बर के अंदर में क्या आया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। 2017 के बाद वापस से सेफ हार्बर अभी नोटिफाई कर दिया गया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, नीचे अमेंडमेंट लेक्चर है, उसका वीडियो नंबर 3 देख लेना, पूरा सेफ हार्बर डिटेल में कवर किया हुआ है। तो सेफ हार्बर मेरे हिसाब से इस बार एग्जामिनर का फर्स्ट चॉइस बनेगा, राइट? आपने सेफ हार्बर रूल्स पढ़ करके जाने हैं। सेफ हार्बर रूल्स वो नहीं है जो आपका एक लाइन में 2 लाइन में पढ़ा जाता था, पूरा का पूरा नया सेफ हार्बर रूल्स नोटिफाई किया है, वो आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा, आपको क्वेश्चन आ सकता है इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन पे 30% ऑफ EBITD है, राइट? एंड NJA के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये दो चीजों के ऊपर क्वेश्चन बहुत दिन से पूछा नहीं है। नेक्स्ट मुझे लगता है आपका, अगर मान के चलिए ट्रांसफर प्राइसिंग का कैलकुलेशन आता है, तो क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पहले कप मेथड के ऊपर पूछे हैं, और सेकंड पॉइंट पे आउट ऑफ ऑल द मेथड कॉस्ट प्लस मेथड पे क्वेश्चन पूछे गए। तो कप मेथड और कॉस्ट मेथड के जितने क्वेश्चन है करके जाना, रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस फिगर बदलती है, तो आप इतना करके चल जाना। फिर आता है आपका एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पे भी क्वेश्चन आता है। तो मुझे ऐसा लगता है एडवांस रूलिंग पे भी क्वेश्चन आएगा, और एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। तो टीपी में इतना करके जाना, पर सेफ हार्बर को दोस्त बिल्कुल मत छोड़ना, एंड यू विल थैंक मी लेटर। इसके बाद आता है DTAA। क्या आप जानते हैं DTAA के ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंडेटरी आता ही है, सीएमए फाइनल में तो कंफर्म ही आता है। एक इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन बनता है सेक्शन 90 का, वो आपने देख लेना। और जिनको ऐसा लगता है कि यार इस पे प्रॉब्लम आएगा, तो हाँ जी प्रॉब्लम जरूर आएगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम कौन सा आता है कि भैया इस एग्रीमेंट, इस कंट्री के साथ हमारा DTAA एग्रीमेंट नहीं है, बताइए रिलीफ कितना मिलने वाला है। तो वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से जैसे निकलता है, बिल्कुल उसी तरीके से। यस,
इसके बाद आता है एनआर टैक्सेशन। हाँ जी सर, एनआर टैक्सेशन से एक क्वेश्चन आएगा, मान करके चल लेना, और उसमें भी बहुत ज्यादा गारंटी है कि शिपिंग कंपनी का जो लीज है उसके ऊपर क्वेश्चन आए। रिसेंटली आपके शिपिंग कंपनी के लीज के ऊपर 2 क्वेश्चन ऐड किए गए, एक एग्जाम्पशन में और दूसरा शिपिंग कंपनी का जो इनकम कंप्यूटेशन है 10% ऑफ पीजीबीपी वाला, वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा 44 बीबीसी के अंदर में। ये बहुत अच्छे से देख करके जाना, क्योंकि इसके अंदर में अमेंडमेंट भी और क्वेश्चन इसी के ऊपर बनने वाला है, बहुत चांसेस है क्वेश्चन इसी के ऊपर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 115 एडी एफआईआई। एफआईआई के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं व्हेन इट कम्स टू एनआर टैक्सेशन। तो एफआईआई से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हमने हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर में रखे हुए, वो देख लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। और अगर आपने फास्ट ट्रैक रेगुलर लिख रखा है तो मैंने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क भी करा रखी है। फिर आता है आपका 115 बीएए, जिसके अंदर में हम लोग नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन एथलीट को कवर करते हैं, वो वाले क्वेश्चन करके जाना, क्योंकि मतलब जब इनको कुछ नहीं सूझता तो वही वाले क्वेश्चन डाल देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए जो शिपिंग कंपनी लीज वाली चीज है ये आपको पूछी जा सकती है। इसके अलावा कुछ क्लासिक चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर में पूछी जाती है, जैसे सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 9 में आपको पूछा जाता है बिजनेस कनेक्शन, राइट, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट, इसमें आपको पूछा जाता है बिजनेस कनेक्शन, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और एफटीएस, इसके ऊपर में आपके मेजर क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट ऑफ द चांसेस स्ट्राइक रॉयल्टी के ऊपर होता है। एंड एग्जाम्पशन के मामले में सेक्शन 10(4)D पढ़ के चल जाना, एनआर का एग्जाम्पशन, ये आपका काम खत्म कर देगा। इसके बाद आता है आपके, अच्छा ये याद रखिए, वो चैप्टर है जो मैक्सिमम तौर पे आपको एग्जाम के अंदर में आते ही आते हैं। हमने अमेंडमेंट लेक्चर पूरे कर दिए हैं, हमने जुडिशियल अपडेट्स भी पूरे डाल दिए हैं, वो प्लीज आप लोगों ने एक बार देख लेना। इसके बाद आता है आपका चैरिटेबल ट्रस्ट, ए कैटेगरी का टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। एग्जिट टैक्स के ऊपर बहुत दिनों से क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है एग्जामिनर एग्जिट टैक्स के ऊपर इस बार आपको क्वेश्चन लगे। दूसरा एक क्वेश्चन जो बहुत क्लासिक चीज है कंप्यूटेशन वाला, उसमें भी आपको किस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, कौन सी चीज एप्लीकेशन मानी जाएगी, कौन सी चीज एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है अनोनिमस डोनेशन का एडजस्टमेंट विद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, और इसमें आपको टैक्स लायबिलिटी भी पूछी जा सकती है, थैंक मी लेटर। फिर आता है आपका असेसमेंट प्रोसीजर, जिसके ऊपर से आपको थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। असेसमेंट प्रोसीजर में सबसे पहले आपको अपडेटेड रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में चेंजेस है, तो अपडेटेड रिटर्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, स्पेशली द लिस्ट, कौन से केसेस में अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, टाइमलाइंस एंड कैलकुलेशंस। दूसरा आता है असेसमेंट बीइंग रीअसेसमेंट अंडर 147। रिसेंटली इसी साल के अंदर में क्या हुआ था, अक्टूबर के बाद सर्च का असेसमेंट बदल गया था, और अक्टूबर से पहले जो असेसमेंट होता था सर्च का, वो 147 के अंदर में होता था। तो 147 के अंदर में आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। नेक्स्ट आता है केस लॉ। असेसमेंट प्रोसीजर में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रीसेंट केस लॉस पे बेस्ड होते हैं, तो जो जुडिशियल अपडेट का वीडियो है 1 घंटे का, वो देख लेना, उसके अंदर में बहुत रीसेंट केस लॉस दिए हुए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंस जाएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा सर्च एंड सीजर। आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर न्यू प्रोसीजर आई है सर्च एंड सीजर की, राइट, सितंबर अक्टूबर से। तो ये जो न्यू प्रोसीजर है इसके ऊपर अब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लास्ट एग्जाम में भी, तो ये पूछा जा सकता है, ऑलरेडी हमने कवर करके रखा है, एक बार देख लेना। टीडीएस टीसीएस, मां कसम इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आएगा, और मैं आपको बताता हूं किधर। आपको क्वेश्चन आएगा 2061F मोटर व्हीकल में। आपको याद है अगर हम कोई मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं 10 लाख रुपीस के ऊपर की, तो आपको क्या होता है, टीसीएस लगता है 1% के हिसाब से। इसमें नए असेट्स ऐड हुए हैं, अमेंडमेंट लेक्चर में दिया है, देख लेना, उसमें नए असेट्स ऐड किए गए हैं, वो नए असेट्स की लिस्ट को पढ़ के जाना, मेरे हिसाब से क्वेश्चन वहां आ सकता है। दूसरा आता है आपका 206AA AB और 206C1H, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। सर आप क्यों इतना स्पेसिफिक बोल रहे हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, अगले साल ना 206AB और 206C1H ये जा रहा है, इसीलिए एग्जामिनर के पास लास्ट चांस है इनके ऊपर क्वेश्चन पूछने का। तो ये बिल्कुल मत सोचना आपने कि सर ये तो जा रहा है, एग्जामिनर इसको क्वेश्चन क्यों पूछेगा। इंस्टीट्यूट थोड़ा उल्टा करता है, जो जाने वाला होता है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है, ये पहले उसको पूछ लेता है। इसके बाद कुछ क्लासिक टीडीएस टीसीएस के सेक्शन है, जैसे 194S हो गया, 194R हो गया, 194BA हो गया, राइट, ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, 194MNN हो गया, CH और J, ये तो कल्ट क्लासिक है ही, मतलब बिल्कुल आते ही आते हैं। बट मुझे लगता है आपको मोस्ट प्रोबेबली या तो 206C1F पे वर्क करना चाहिए, या तो 206C1H पे वर्क करना चाहिए, या तो 206C1G पे वर्क करना चाहिए। इसके ऊपर आपको मोटे मोटे तौर पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है जी। फिर आता है टैक्स ऑडिट। क्या आप जानते हैं पिछले 3 आरटीपी उठा करके देखो, पिछले 2 पेपर उठा करके देखो, टैक्स ऑडिट के ऊपर एक क्वेश्चन आ ही रहा है, जब से May 24 में सिलेबस के अंदर में ऐड हुआ है। अब इस साल टैक्स ऑडिट के 2 क्लॉजेस में अमेंडमेंट हुआ है, क्लॉज 22 एंड क्लॉज 36 के अंदर में अमेंडमेंट हुआ है। ये अमेंडमेंट अगर जाना है तो पार्ट 2 ऑफ द अमेंडमेंट देख लेना, उसके अंदर में मैंने डाल रखा है। तो पहला आपको वो जो क्लॉज 22 और क्लॉज 36 है
उसमें से भी जो एमएसएमई वाला क्लॉज है वो अच्छे से पढ़ के जाना, उसकी रिपोर्टिंग होगी। दूसरा, इसके ऊपर ना क्वेश्चंस में मॉड्यूल दिया 5 से 6, वो 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्योंकि अभी तक का स्ट्राइक रेट तो ये है, मॉड्यूल से एज इट इज क्वेश्चन उठाते हैं और वहां डाल देते हैं, राइट। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको सिर्फ टैक्स ऑडिट के क्लॉजेस नहीं पढ़ने पड़ते। प्लीज थोड़ा सा ऑडिट से ये पढ़ के जाना कि भैया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स के अंदर में कवर होगा कि नहीं, स्पेसिफिकली वो क्लॉज 5, क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 के अंदर में कवर होगा या नहीं, तो वो भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो भी तुमको इसके साथ मिक्स करके पूछ रहे हैं। फिर आता है असेसमेंट ऑफ अदर एंटिटीज का। इसमें बिजनेस ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो ऑन एंड ऑफ पूछता रहता है। मैट के ऊपर हाल फिलहाल में पिछले 2-3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं है, तो मैट के ऊपर एक क्वेश्चन विद इंड एएस वाला कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। एंड आईएफओएस जो है इसके अंदर में तो गिफ्ट और डिविडेंड ही है, तो मेरे हिसाब से गिफ्ट, डिविडेंड और बायबैक पे पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता भी ये देंगे, पर हाँ गिफ्ट और डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो प्लीज एक बार वो देख लेना। फिर आता है डिडक्शन। देखिए टोटल इनकम के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर में डिडक्शन का एडजस्टमेंट तो होता ही होता है आपका। अब कौन सा डिडक्शन है, देखो ये एक 80 JJAA ओल्ड स्कीम में भी मिलता है, न्यू स्कीम में भी मिलता है, इसलिए एग्जामिनर का फेवरेट है। 80 CCD अगेन ओल्ड स्कीम में न्यू स्कीम में दोनों में मिलता है, तो इसका भी एग्जामिनर का फेवरेट है। 80 CCH इसलिए क्योंकि ये नया है और अमेंडमेंट है। 80 LA के अंदर में IFSC रिलेटेड अमेंडमेंट है, तो इसको पूछा जा सकता है। बाकी ये कल्ट क्लासिक हो गए 80C, 80G एंड 80D, ये होते ही होते हैं, यस। पर हाँ ये ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में दोनों में पूछने का चांस मिलता है, तो इसकी जो लाइकी है थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये थे सारे ए कैटेगरी वाले टॉपिक। हाँ जी भाई साहब, अब तक तो हमने सिर्फ ए कैटेगरी डिस्कस की है ना। पेशेंस मत लूज करना, धीरे धीरे हो जाता है। मैंने पूरा का पूरा चार्ट रिवीजन डाला है यूट्यूब के ऊपर, आप चार्ट रिवीजन भी देखोगे तो आपका काम हो जाएगा। और एक बार मैं चार्ट रिवीजन अपडेट करके डाल रहा हूं, आप वो भी देख लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है पेनल्टी। पेनल्टी के ऊपर से एक क्वेश्चन आना ही चाहिए। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भैया अमेंडमेंट आया है और अमेंडमेंट में एक नया कॉन्सेप्ट आया है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। नहीं पता है तो पार्ट 1 ऑफ द अमेंडमेंट देख लेना, नीचे लिंक दी हुई है। इसमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस वाला जो चीज है इसके ऊपर क्वेश्चन बनना चाहिए, बिकॉज ये ऑल टुगेदर न्यू चीज है आपके मॉड्यूल के अंदर में। दूसरा आपका 270 AA अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी के ऊपर 4 मार्क का एक क्वेश्चन बन सकता है। 2 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तीसरा आता है पावर टू रिड्यूस पेनल्टी। ये थ्योरी क्वेश्चन है जो पेनल्टी टॉपिक से लाया जा सकता है। और 234A-B-C को भी बहुत दिन हो गए नहीं पूछा है कि 234A, 234B, 234C का कैलकुलेशन, तो हो सकता है इसके ऊपर भी चीज बन जाए। फिर आता है बेप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। ये थ्योरी टॉपिक है इंटरनेशनल टैक्स के, यस और नो, पर इनके ऊपर 4 से 6 मार्क को अलॉट किया जाता है। स्पेसिफिकली आर्टिकल 5, 7, 14 एंड 21 पढ़ लेना, क्योंकि यही उसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो 5, 7, 14 एंड 21 पढ़ लेना, काम हो जाएगा। और इंटरप्रिटेशन की अगर बात करूं तो इसमें 3 चीजें बहुत अच्छे से पूछी जाती है। पहला, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कौन कौन सी है। दूसरी चीज पूछते हैं वियना कन्वेंशन का कोई स्पेसिफिक क्लॉज। और तीसरा चीज पूछते हैं व्हाट आर द एक्सटर्नल एड टू इंटरप्रिटेशन। ये 3 चीजें एग्जामिनर की फेवरेट है, तो यहां से वो आ सकता है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका गार। रीसेंट टाइम्स में गार के ऊपर ईमानदारी से क्वेश्चन देने चालू कर दिए, स्पेसिफिकली एमटीपी, आरटीपी तो बहुत सारे हैं। अब गार को प्रिपेयर करने का बड़ा सिंपल सा पॉइंट बताऊं, गार का एक वीडियो है, स्पेशल वीडियो गार के लिए मैंने बनाया है, आप वो देख सकते हो। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो दोस्त, आपने क्या करना चाहिए पता है क्या? आपने मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आंसर उठा लेने चाहिए, और उसमें भी स्पेसिफिकली गार का जो है वो वाला पार्ट उठा लो, क्योंकि पिछले 3 क्वेश्चन जो आए हैं वो एज इट इज वहीं से उठ करके, सर्कुलर ही उठ करके आया हुआ है आपके पेपर के अंदर में। तो गार के अंदर में इतना प्रिपेयर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर आता है आपका अपील रिवीजन। अपील में IT-80 का 254 वाला चीज बिल्कुल मत छोड़ना, 254 अच्छे से पढ़ के जाना, और रिवीजन के अंदर में 264 पढ़ के जाना, और इन दोनों के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर पढ़ के जाना। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्शियल मर्जर वाला कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ के जाना, अपील रिवीजन का काम हो जाएगा। सेट ऑफ के ऊपर ऑन एंड ऑफ पे ये लोग एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो सेट ऑफ अच्छे से करके जाइएगा। ब्लैक मनी एक्ट, हाँ जी, ये आपके सिलेबस में अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिस में ऐड किया गया है। मुझे ऐसा लगता है CMA फाइनल तुम्हारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। ये ब्लैक मनी देख के जाना, और अपने जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर में जितने क्वेश्चन है उतना कर लेना, काम हो जाएगा। CA फाइनल वालों, मैं तुम्हारे को पहली बार बोल रहा हूं कि ब्लैक मनी एक्ट इस बार देख करके जाओ। हो सकता है, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा इंट्यूशन आता है कि यार ब्लैक मनी के ऊपर इन्होंने पूछा नहीं है, सिलेबस में तो रखा है, तो ब्लैक मनी तुमको पूछा जा सकता है। बचे हुए जितने टॉपिक है ये सब टॉपिक C के अंदर में आते हैं, जैसे असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में AOP हो गया, HUF हो गया, सिक्योरिटाइजेशन फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फंड हो गया, राइट। उसके बाद में आपका टनेज टैक्सेशन हो गया। ये सारे जो छोटे टॉपिक है ये सब C कैटेगरी वाले टॉपिक है। अगर इसके बाद टाइम बच जाए, सारी चीजें देख के हो जाए, उसके बाद इन टॉपिक्स को उठा लेना, काम खत्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो मैं आपको स्पेसिफिक चीजें बोल रहा हूं, ये आप मान करके चलिए कि मोटे मोटे तौर पे पेपर इसी के ऊपर बनने वाला है। आप मेरे से हो सकता है कि पूछे कि सर आप मुझे बताइए
कि आपको क्या लगता है जनवरी के अंदर में पेपर कैसा आएगा या दिसंबर के अंदर में पेपर कैसा आएगा। मैं इसके आपको दो जेन्युइन मतलब ओपिनियन बताऊंगा, हालांकि इसको प्लीज टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। एज फार एज सीएमए फाइनल इज कंसर्न, क्योंकि उनका पेपर पहले आ रहा है दिसंबर के अंदर में, बेटा तुम्हारा जो पेपर रहेगा वो मीडियोकर लेवल का रहेगा, कोई बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर में ना बहुत एक्सट्रीम हार्ड होगा ना बहुत एक्सट्रीम इजी होगा, एक मीडियोकर लेवल का पेपर रहेगा। सही तरीके से अगर तुमने प्रैक्टिस करी तो तुम्हारा काम हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू सीए फाइनल जनवरी 26 का पेपर, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि ग्रुप 2 का सबसे हार्ड और सबसे लेंथी पेपर आपके जनवरी 26 का होगा। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है, प्लीज डोंट टेक दिस थिंग एज नहीं सर ने बोला है तो ये हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम ना आईडीटी के अंदर में इन्होंने बैंड बजाई थी, उसके पहले आईबीएस के अंदर में बैंड बजाई थी। फर्दर मोर इस टाइम डीटी की भी बारी है। दूसरा, डीटी के अंदर में इस बार अमेंडमेंट बहुत है, मतलब अगर सितंबर से आप जनवरी देखेंगे लगभग 72 पेजेस के तो सिर्फ अमेंडमेंट है। तो इसके लिए भी ये पेपर और ज्यादा क्रूशियल बन जाता है, आपको एग्जामिनर को भटकाने का बहुत ज्यादा चांस है इधर उधर। तो आपने जो प्रिपरेशन करना बेटा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना। एंड हाँ, आपने कुछ टॉपिक्स हो तो चार्ट रिवीजन से फटाफट निपटा देने चाहिए। इनके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस पे आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे जितने भी बड़े टॉपिक है, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनके तो मैं कहूंगा कि आप चार्ट रिवीजन देख करके इनको फटाक से निपटा दो। आपको जितना टाइम लगाना है इनके टोटल इनकम और अदर इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाओ, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। यस सोनू मालिक। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें। और हाँ, इस वीडियो को उसको जरूर भेज देना जिसको जरूरत होगी। टेक केयर।